हेलो दोस्तों, आज हम एक अपोकलिप्स वर्ल्ड वाले मनवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एम्स अपनी दुनिया को कैसे बचाता है। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं, और कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलना। कहानी एक प्री अपोकलिप्टिक दुनिया में शुरू होती है। एक अलर्ट कन्वीनियंस स्टोर में बचता है। लोगों से आइटम्स लेने में अंडरस्टैंडिंग रखने की अपील की जाती है, लेकिन लोग आदेश को नजरअंदाज कर देते हैं और स्टोर में घुसकर जो कुछ भी हाथ लगता है लूटना शुरू कर देते हैं। कुछ फूड फर्श पर गिर जाता है और शेल्व्स हिलने लगती है। ग्लासेस पहने लड़का, जिसे हमने अभी देखा, हमारा प्रोटैगोनिस्ट CH सुयांग है। वह भीड़ के बीच फंस जाता है, कम से कम एक ड्रिंक लेने की कोशिश करता है। स्टोर बार बार कस्टमर से अंडरस्टैंडिंग की अपील करता है, लेकिन इस स्थिति में लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट किसी तरह कुछ स्नैक्स और एक बोतल पानी पकड़ लेता है और जल्दी से स्टोर से बाहर निकल जाता है। प्रोटैगोनिस्ट कुछ आइटम्स उठाता है और एक खाली शेल्फ के पीछे छिप जाता है। अचानक उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी दादी को पुकार रहा होता है। प्री अपोकलिप्टिक लोगों से बची खुची डिग्निटी भी छीन ली थी। लोग ज्यादा से ज्यादा फूड लूटने के लिए किसी को भी बेरहमी से पीट देते थे। पिछले 3 महीनों में लोगों को अपोकलिप्स की शुरुआत के लिए तैयार होना पड़ा। सिनेरियो अब पास्ट में बदल जाता है, और अब हम समझेंगे कि ये कैटास्ट्रोफ कैसे हुई। ये सब एक खबर से शुरू हुआ जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 महीने पहले कुछ वेबसाइट्स ने एक एस्टेरॉयड के बारे में बात करनी शुरू की, जिसे X1 रामा के एस्ट्रोनॉमर्स ने खुलासा किया कि यह संभावना है कि रामा सौर मंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकता है। जैसे ही यह खबर आई, प्रोटैगोनिस्ट में दिलचस्पी लेने लगा। उसका कोवर्कर चिंतित था, क्योंकि वह हर दिन ओवरटाइम कर रहा था। एक एम्प्लॉई ने महिला से कहा उसने सुना है कि प्रोटैगोनिस्ट का डिवोर्स हो गया है, और शायद इसी वजह से वह घर से ज्यादा वर्क प्लेस पर समय बिता रहा है। महिला और ज्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि चीव को अकेला छोड़ दे। उसी समय खबर फैलती है कि रामा बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक और रॉक का टुकड़ा है। फैली, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स ही चिंतित थे। रामा को आम जनता ने ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब एस्ट्रॉयड सौर मंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की ओर मुड़ गया, तब जाकर टेलीविजन ने इस पर चर्चा शुरू की। प्रोटैगोनिस्ट ने यह खबर अपने कोवर्कर्स के साथ एक कन्वीनियंस स्टोर में सुनी। रिपोर्टर ने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस मिसाइल्स के जरिए एस्टेरॉयड की दिशा बदलने का इरादा रखती है। एक थर्मोन्यूक्लियर इंजीनियर, जिसका नाम टाकू किम है, को बुलाया जाता है ताकि वह समझा सके हो रहा है। वह आदमी इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता है, जबकि खाली नजरों से टेलीविजन की ओर देखता है। टिक समझाता है कि इस समय एक विशाल रॉक, जिसका व्यास इन 60 किमी से ज्यादा है, 7.5 पर सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। उससे अनुरोध करता है कि वह इसे और विस्तार से समझाए, ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सकें। सहमत होता है और बताता है कि जिस गति से एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, वह सिर्फ 6 घंटे में पृथ्वी से टकरा सकता है। टेक एक डेमोन्स्ट्रेशन करता है। वह अपनी कॉफी कप उठाकर प्रेजेंटर्स की तरफ फेंकता है। टकराने पर कप टूट जाता है और स्पष्ट करता है कि अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो यह टुकड़ों में बन जाएगी, यहां तक कि बंकर्स भी किसी को नहीं बचा पाएंगे। वह वुमन डर कर देखने लगती है। हालात और बिगड़ते हुए इंजीनियर कहता है कि अब अगर वे कुछ करने की कोशिश भी करे तो कोलिजन को रोकना असंभव होगा। टेक आगे जोड़ता है कि इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस लोगों के दिमाग में झूठी उम्मीदें डाल रही है। यह मिस्रमा की दिशा बदलने में सक्षम नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट के कोवर्कर्स इस जानकारी से थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। एस्टेरॉयड एक्सपर्ट्स ने लगता है पीपल इंटरनेट पर कमेंट करने लगते हैं कि दुनिया का अंत नजदीक है। कोवर्कर पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि यह सच में होगा। एक एम्प्लॉई जवाब देता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह अपने फैमिली के पास लौटने की योजना बना रहा है। फिर गर्ल पूछती है कि क्या सिउ भी अपने पेरेंट्स को लेकर चिंतित है। प्रोटैगोनिस्ट ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स कुछ महीनों पहले ही गुजर चुके हैं। इस बीच इंटरव्यू में टक आगे कहता है कि दुनिया के पास बचने का मौका हो सकता था अगर एस्टेरॉयड को कम से कम 1 साल पहले खोज लिया गया होता। इसके बाद कुछ हफ्तों बाद भी धरती की ओर बढ़ता रहा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस डेवलपमेंट को एक नया अनाउंसमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें दोबारा पुष्टि की कि हजारों मिसाइल्स को एक साथ स्पेस में दागने की योजना अभी भी बरकरार है।
गोल यह है कि एक्सप्लोजन्स के प्रभाव से एस्टेरॉयड का मार्ग बदला जाए। प्रेसिडेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की योजना पर भरोसा रखते हैं, पॉपुलेशन को आश्वस्त करते हैं कि यह क्राइसिस टल जाएगी। दूसरे देशों ने भी इस योजना का समर्थन किया, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें इस पर भरोसा था, बल्कि क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद कोई और विकल्प नहीं था। कुछ चर्च के अनुयायियों की राय अलग थी। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यह पापों का परिणाम है, इसलिए सभी को फाइनल जजमेंट स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ साइंस पर लिखा था कि यह एस्टेरॉयड एक ब्लेसिंग सेंट फ्रॉम हेवन है। प्रोटैगनिस्ट ने कार से गुजरते हुए पासर्स बाय को देखा जो न्यूज से चिंतित थे। इतने समय के बाद लोगों को चिंता होने लगी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। प्रेसिडेंट डैनियल ने वादा किया कि वे रामा को रोक सकते हैं ताकि लोग सुकून से सो सके, शांति से सो सके, लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदतर हो गया। अब लोग खाने और पानी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वापस प्रेजेंट मोमेंट में आता है, ठीक 3 महीने बाद एस्टेरॉयड अनाउंसमेंट के। प्रोटैगनिस्ट स्टोर में जमीन पर गिरी लेडी के पास जाता है और उसे कुछ ग्रोसरीज देने की कोशिश करता है। अचानक कुछ लोग जो स्टोर से भाग रहे थे उसके सिर पर मारते हैं और किलू नीचे गिर जाता है। वो ट्रैम्पल हो जाता है। वो फ्लोर पर पड़े अपने आइटम्स को देखता है और देखता है कि जिसे उसने पहले हेल्प की थी उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि उसने सारे सामान चुरा लिए। उसकी सारी ग्रोसरीज चोरी करके वो भाग गई। प्रोटैगनिस्ट अब स्टोर के अंदर अकेला रह गया। उसे लोगों की बेरहमी पर यकीन नहीं हुआ। उसी वक्त कुछ ड्रिंक कैन्स जो पीछे छूट गई थीं उसकी पैर से टकराती हैं। कोसू उठता है, सोडा हाथ में लेता है और कैश रजिस्टर में पैसे छोड़कर चला जाता है। उसने चोरी करने से इनकार कर दिया, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि वो इसे सही नहीं मानता था। लत का स्टोर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर कदम रखता है वो कॉन्फ्रेंस के मिसाइल्स को दागते हुए देखता है। आसमान का रंग पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में दुनिया को उम्मीद थी, लेकिन उस दिन सबको शक होने लगा। मिसाइल लॉन्च होने के बाद कई मलबे के टुकड़े लोगों के ऊपर गिरने लगे। घर वापस लौट आया इस यकीन के साथ कि अब कोई अगला दिन नहीं होगा। आखिरकार इंसानियत असफल रही एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी बदलने में। किलू ने सोचा कि सब खत्म होने से पहले वो अपना फोटो एल्बम देख ले। वो अपने परिवार के साथ बिताए गए खुशी के लम्हों को याद करता है। एल्बम बंद करते ही उसकी ग्रेजुएशन की एक फोटो नीचे गिरती है। अपने अपार्टमेंट में की बालकनी की तरफ देखता है और अपना ड्रिंक उठाता है। वो आगे बढ़ता है। वहां जाकर वो कैन खोलता है। आसपास की इमारतें गिरने लगती हैं और आग तेजी से फैलती है। अब बस कुछ ही सेकंड बचे हैं रामा के पृथ्वी से टकराने में। इसी पल प्रोटैगनिस्ट ड्रिंक की कैन उठाकर आसमान की ओर करता है और स्वास्थ्य की कामना करता है। इसके बाद एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। कोसू को अपने चेहरे पर एक हल्की रोशनी महसूस होती है। डरते हुए वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो वापस अपने कमरे में है। एसी चालू है, किधर उधर बिखरी है और उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह टंगा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट बिस्तर से उठता है और खुद से दोहराता है कि उसे यकीन है दुनिया खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो अपनी नजर घुमाता है उसे एक आईना दिखता है। क्योसुकांग एक साधारण ऑफिस वर्कर था जिसे ह्यूमैनिटी के साथ खत्म कर दिया गया था जब एस्टेरॉयड रामा पृथ्वी से टकराया था, लेकिन अब वो वापस अपने 30 साल के रूप में लौट आया है। प्रोटैगनिस्ट को इस बात को समझने में समय लगता है। उसका बचपन का कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, इसलिए कोसू को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई फ्लैशबैक जी रहा हो या फिर अपनी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रहा हो। इससे पहले कि ये सब सपना बन जाए, प्रोटैगनिस्ट कंप्यूटर को छूता है। कोई किताब उठाकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सपना है, वह ठंडे पसीने से भीग जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह इस सारी सामग्री को पहले से जानता है। लड़का कुर्सी पर बैठता है और अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उस कमरे की हर चीज अब भी उसकी यादों में ताजा है। चिलू को तुरंत एक आइडिया आता है और वह जल्दी से कंप्यूटर रन करता है। वह एस्टेरॉयड X1 रामा के बारे में सर्च करता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। प्रोटैगनिस्ट फिर से एस्टेरॉयड से जुड़ी किसी भी जानकारी को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है और आखिरकार इस संभावना के बारे में सोचता है कि वह समय में पीछे चला गया है, लेकिन यह विचार उसे सही नहीं लगता। अपनी सोच को क्रम में लाते हुए
वह ये मानने लगता है कि शायद उसे एलियंस ने कैद कर लिया है। शायद उसका डीएनए हटा दिया गया है और उन्होंने उसका एक क्लोन बना दिया है। प्रोटैगनिस्ट के लिए यह समझ में आता है कि एलियंस ने उसकी यादों को चुरा लिया और उसके कमरे को फिर से बनाया। उसी समय वह ऊपर देखता है और पूछता है कि क्या कोई उसे देख रहा है। कोई जवाब नहीं मिलता। शिल सब एक और संभावना पर विचार करता है। अब उसे लगता है कि शायद उसे किसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भेज दिया गया है। लड़का अनगिनत थ्योरी सोचता है जो उसके समय में लौटने की व्याख्या कर सकती है, लेकिन आखिर में वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद वह सच में बिना किसी व्याख्या के। शुरुआत में प्रोटैगनिस्ट को लगा कि वह तबाही सिर्फ एक सपना थी, लेकिन अपने आखिरी पलों की यादें ने इतनी वास्तविक लगी कि उसने इस संभावना को खारिज कर दिया। कोसू अब और कुछ नहीं समझ पा रहा था और रोने लगा। कोई दरवाजा खोलता है और एक महिला आवाज पूछती है कि क्या वह जाग गया है। प्रोटैगनिस्ट उस महिला को देखता रह जाता है जबकि वह पूछती है कि कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है। फर्श पर गिरी किताबें समेटी जा रही थी, लेकिन शोसू वहीं खड़ा रह गया, जिसे वह फिर कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा सोचने वाले अपनी मां को अपने सामने देखकर स्तब्ध था। फिर से वह महिला उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है और चिंतित नजर आती है जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक प्रोटैगनिस्ट दौड़कर उसे गले लगा लेता है। मां पूछती है कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था। पिता भी चिंतित होकर पास आते हैं। उस पल प्रोटैगनिस्ट को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह कोई क्लोन है या सिर्फ एक सपना। वह बस अपने माता पिता के साथ बिताए गए पलों को दोबारा जीना चाहता था। पिता ने भी उसे गले लगाया और वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ घंटे बाद कोसू अपने माता पिता का इंतजार कर रहा था नेशनल साइंस म्यूजियम के सामने। पिता चिल्लाते हैं कि उन्होंने टिकट लिए हैं। प्रोटैगनिस्ट ने एलियंस द्वारा किडनैप किए जाने वाली सोच को छोड़ दिया, क्योंकि अपने माता पिता से मिलने के बाद उसे याद आया कि उन्हें दाह संस्कार किया गया था और बिना उनके डीएनए के क्लोन बनाना नामुमकिन था। च्यू को यह नहीं पता कि वह समय में पीछे कैसे आया, लेकिन वह तय करता है कि वह इस अवसर का पूरा फायदा उठाएगा। फिर लड़का अपने माता पिता के साथ म्यूजियम में प्रवेश करता है और ग्रहों के कुछ मॉडल को नजदीक से देखता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर सिर्फ वही समय में वापस क्यों आया। किलू दीवार पर लगे कुछ पोर्ट्रेट्स पर ध्यान देता है। कुछ भौतिकविदों को देखकर वह सोचता है कि उससे ज्यादा योग्य किसी और को यह मौका क्यों नहीं मिला। उसे यकीन है कि ये लोग राम को पृथ्वी से टकराने से रोकने का बेहतर तरीका निकाल सकते थे। उस भयानक घटना को याद करके प्रोटैगनिस्ट गहरी उदासी महसूस करता है। माता पिता देखते हैं कि वह कुछ पोर्ट्रेट्स को देखकर उदास हो गया है, लेकिन चिलू अपना सिर उठाता है जब उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। वह आगे देखता है और पृथ्वी का एक परफेक्ट मॉडल पाता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जब वह 32 साल का था तब भी एस्टेरॉयड राम पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अंतर बस इतना था कि उस समय कोई इसके बारे में नहीं जानता था और इसकी मौजूदगी का पता तब चला जब तबाही होने से सिर्फ 3 महीने पहले था। माता पिता प्रदर्शित पृथ्वी के मॉडल को देखकर खुश होते हैं। कोसू समझ जाता है कि वह अकेला है जो जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास कोई हल नहीं है। लड़का पृथ्वी के मॉडल को छूता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। पास आती है और पूछती है कि क्या उसे पृथ्वी पसंद है। किलू घबरा जाता है और उसके पिता अपना सेल फोन निकालते हैं, ये कहते हुए कि यह तस्वीर लेने का अच्छा मौका है। मां नायक को पास बुलाती है ताकि पृथ्वी का मॉडल तस्वीर में आ सके। वह सहमत होता है और अपने पिता की ओर देखता है। उसी समय टेलीविजन पर रिपोर्टर ग्रहों के बारे में बात करने लगता है। अचानक चूंकि याददाश्त अतीत में चली जाती है और उसे वह इंजीनियर याद आता है जो कह रहा था कि अगर लोगों को एस्टेरॉयड के बारे में पहले पता चल जाता तो सब कुछ अलग होता। कम से कम 1 साल पहले अगर पता होता तो सब कुछ अलग होता। यह याद नायक को सतर्क कर देती है। पिता उसका ध्यान खींचते हैं और उसे फोटो के लिए मुस्कुराने को कहते हैं। कोसू को एहसास होता है कि शायद उस एस्टेरॉयड को रोकने का कोई तरीका हो सकता है। अब 1 महीना बीत चुका है जब से नायक अपने अतीत में वापस आया है। अब वह हेन हाई स्कूल में प्रवेश कर चुका है। टीचर क्लास में प्रवेश करती है और नए छात्रों का स्वागत करती है। वह अपना परिचय योरा के रूप में देती है। नायक को इस टीचर और अपने कुछ क्लासमेट्स की कुछ धुंधली यादें हैं। चूंकि वह समय में पीछे आ गया है, उसकी पुरानी यादें थोड़ी उलझी हुई हैं। कुछ समय पर उसकी पुरानी यादें अचानक दिमाग में लौट आती हैं। इसके अलावा अपने माता पिता के साथ हुई कुछ बातचीत में
नायक को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने पहले भी इन विषयों पर बात की है। उसी समय टीचर योरा एक एक्टिविटी कराने का फैसला करती है ताकि सभी छात्र एक दूसरे को जान सकें। वह समझाती है कि वह एक छात्र का नाम लेंगी और उसे अपना परिचय देना होगा। सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है वह है च्यू। नायक सभी छात्रों के सामने खड़ा होता है। टीचर योरा कहती है कि वह बता सकता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। सभी की नजरें नायक पर टिकी होती है। वह इस बारे में सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसका एक सपना था जो बचपन से ही उसके दिल के करीब था। लेकिन अब जब उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता है, उसका सपना पूरी तरह बदल चुका है। उसी पल नायक पूरी क्लास की तरफ देखता है और कहता है कि वह एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता है। टीचर योरा उसकी तारीफ करती है और पूछती है कि क्या वह किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन करना चाहता है। कोसू उन भयानक यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, इसलिए वह जवाब देता है कि वह पहले से ही पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्टेरॉइड्स का पता लगाना और समय रहते उन्हें नष्ट करना चाहता है। छात्र हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। टीचर योरा भी कुछ पल के लिए चुप रह जाती हैं। उसे बचपन से ही यह एहसास था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अब उसका उद्देश्य साफ है। वह एस्टेरॉइड्स की ट्रेजेक्टरी का पहले से पता लगाकर दुनिया को बचाना चाहता है। टीचर योरा मुस्कुराती है और जवाब देती है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। नायक कहता है कि फिर भी ये मुमकिन है। कुछ छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये पागल है, जरूर इसने बहुत सारी साइफाई मूवीज देखी होंगी। एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा, असंभव। चेलू को पहले से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। टीचर सबको चुप कराने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक छात्र खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, टेक्नोलॉजी तो बहुत जबरदस्त चीज है। किलो ये सुनकर चौंक जाता है। उसे इस समय किसी से समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी वह छात्र जो उसकी बात से सहमत था उसकी ओर बढ़ा। वह नायक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वह भी टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करना चाहता है। टीचर योरा तुरंत कहती है, टाकू किम, अपने साथी का ध्यान मत भटकाओ। टाकू किम? किलो जल्दी से उस लड़के का नाम पहचान लेता है। अचानक उसके दिमाग में अतीत की एक झलक आती है। वही शानदार इंजीनियर जो सभी टीवी चैनलों पर एस्टेरॉइड के बारे में बात कर रहा था, वह अब उसके सामने खड़ा था। किलो को यकीन नहीं हो रहा था कि टाकू उसके अतीत का हिस्सा था। वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहा था, उसी क्लासरूम में पढ़ रहा था। टीचर लगातार टाकू को उसकी सीट पर लौटने के लिए कह रही थी, लेकिन लड़का इतना उत्साहित था कि उसने सुना ही नहीं। वह चिल्लाने लगा, टेक्नोलॉजी जान की टावर है। टाकू नायक को पकड़कर घुमाने लगा और कहने लगा, इतिहास और भविष्य की संभावनाएं टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती हैं। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। किलो उससे पूछता है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? टाकू जवाब देता है, हाँ, मैं समझता हूं। तुम कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हो जो शायद कभी ना हो, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम इसे करना चाहते हो। वह तैयार है और यही वजह है कि उसे टेक्नोलॉजी से प्यार है। लड़का आगे जोड़ता है कि प्रोटैगनिस्ट बिना एहसास किए ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। टीचर बातचीत में दखल देती है और कहती है कि उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल है। टेक तुरंत जवाब देता है, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, चिलू उसे रोकता है और पूछता है, तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हो? लड़का उत्साहित होकर जवाब देता है, मैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का उपयोग करना चाहता हूं, जिससे कर्लिंग मोशन बनता है। जोश में आ जाता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट गंभीरता से कहता है कि वह रॉकेट्स का अध्ययन करना चाहता है। क्योंकि करते हैं। पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्यों नहीं पढ़ता। कैस का प्लान है कि वह एक रॉकेट इंजन विकसित करे जो एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्टरी को बदलने के लिए काफी ताकतवर हो। अब वह सोचता है कि टेक को इस प्लान में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन पहले प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की समस्या यह है कि इसे रियल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित करना मुश्किल है। वह केवल थियोरीज पर काम करना पसंद नहीं करता। टिक जोर से चिल्लाता है, थ्योरी सबसे अच्छी चीज है। अपनी नोटबुक में एक रॉकेट बनाते हुए एक्सप्लेन करता है। बहुत दिलचस्प लगती है। टीयू ध्यान से स्केचबुक को देखता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसे रॉकेट इंजन्स की पढ़ाई करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। टिक को यह विषय पसंद आने लगता है और वह पूछता है कि क्या वह रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में सोच रहा है। च्यू जवाब देता है कि हाँ, लेकिन फिलहाल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम नहीं है कि एस्टेरॉइड को रीडायरेक्ट किया जा सके।
इसी वजह से थर्मोन्यूक्लियर इंजन बनाना ज्यादा दिलचस्प होगा। टिक स्केचबुक उठाता है और पूछता है कि क्या वह लिक्विड कोर वाले थर्मोन्यूक्लियर इंजन के बारे में सोच रहा है। प्रोटैगनिस्ट के लिए यह आइडिया कि यह तो वही टेक्नोलॉजी है जिसकी उसने कल्पना की थी। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि यह लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी के साइंटिस्ट्स ने सॉलिड कोर टेक्नोलॉजी पर भी ज्यादा प्रगति नहीं की है, लेकिन उसे यह आइडिया पसंद आता है और वह पूछता है कि अगर यह टेक्नोलॉजी काम करे तो रॉकेट की स्पीड कितनी होगी। कोसू जवाब देता है कि उसने अभी कैलकुलेशंस नहीं की है, लेकिन स्पीड से ज्यादा थ्रस्ट जरूरी होगा। टेउ मान लेता है कि उसके पास कम से कम कोई एस्टिमेट तो होगा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है कि वह 10 स्पीड ऑफ लाइट की उम्मीद करता है। उसकी ओर देखता है, फिर नोटबुक को दोबारा चेक करता है और फिर जोश में चिल्लाता है कि फेल हो चुकी थी। 20 साल बाद सीन बदलकर एक बिखरी हुई हाउस में आ जाता है। टेलीविजन पर एक आवाज गूंजती है जो घोषणा कर रही है कि रामा के खिलाफ बनाई काउंटर मेजर असफल हो चुकी है। कोसू और टाकू ध्यान से सुन रहे होते हैं क्योंकि स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने एंड ऑफ द वर्ल्ड की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पहले बताई गई काउंटर मेजर नाकाम रही थी और अब काउंटर मेजर का प्लान रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी बदलने का था। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट ने टीक्यू की तरफ देखा और पूछा, तुमने तो कहा था कि सब ठीक चल रहा है। टेलीविजन पर रिपोर्टर समझाता है कि यह योजना टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स के कारण अनफीजिबल मानी गई। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक टेक किम ने इस असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया। टाकू जोर से हंस पड़ता है जब उसे टेलीविजन पर अपनी डिसमिसल की खबर मिलती है। रिपोर्टर न्यूज खत्म करते हुए कहता है कि अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस डेवलपमेंट अब मिसाइल्स को लास्ट रिजोर्ट के रूप में इस्तेमाल करेगी। प्रोटैगनिस्ट अपने साथी की ओर देखता है, महसूस करता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उन हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। टेक टीवी चैनल बदलते हुए कहता है कि एक्सपर्ट्स ने उसकी बातों को नहीं माना। सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने एस्टेरॉयड एक्स रामा के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। उसने कुछ इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करने में नाकाम रहा। जैसे ही उसने स्कूल छोड़ा, प्रोटैगनिस्ट एक एस्ट्रोनॉमर बन गया और उसने ये एस्टेरॉयड बाकी दुनिया से 3 साल पहले ही खोज लिया था। प्रोटैगनिस्ट की कैलकुलेशंस एकदम एक्यूरेट थी और उसने दुनिया को रामा के अर्थ से टकराने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन यह काफी नहीं था लोगों का ध्यान खींचने के लिए। टेक जोड़ता है कि दुनिया के लिए प्रोटैगनिस्ट बस एक साधारण एस्ट्रोनॉमर था जो टीवी पर आकर कहता था कि एस्टेरॉयड एक खतरा है। लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। टेक कहता है, मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। लेकिन वो ये भी समझता है कि दुनिया के लिए ये पागलपन था, ये सुनना कि एक टुकड़ा चट्टान पूरी मानवता को मिटा सकता है। सरकार ने भी उसकी जानकारी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एस्टेरॉयड बहुत दूर था। अब जब कुछ करने को नहीं बचा तो उन्होंने बस हार मान ली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें प्रोटैगनिस्ट की बात माननी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिलू चुपचाप अपने दोस्त की शिकायतें सुनता रहा। टैक आगे कहता है कि सरकार को अब मिसाइल्स दागने जैसे फेल हो चुके उपाय का सहारा लेना पड़ रहा है। किलू पूछता है, क्या तुम रॉकेट इंजन पर काम नहीं कर रहे थे? टाकू जवाब देता है कि दूसरे विशेषज्ञों ने सहयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने उसके निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया कि पार्ट्स कैसे बनाने हैं, और डायरेक्टर्स सिर्फ राजनीतिक प्रभाव पाने के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे। इसी वजह से टेक इंजन पूरा नहीं कर सका। प्रोटैगनिस्ट जोर से पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये दिक्कतें हो रही थी? टेक कुछ बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मान लेता है कि उसने अपने प्राइड की वजह से कुछ नहीं बताया। किलू गुस्से में पूछता है, क्या तुमने सिर्फ अपने घमंड की वजह से हमारी बचने की आखिरी उम्मीद खो दी? टेक चिल्लाकर कहता है कि उसके लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत जरूरी था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था। कामयाब हो पाएगा, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अपना चेहरा हाथ से ढक लेता है, अपनी आंखों से बहते आंसू रोकने की कोशिश करता है। टीक बोलता रहता है कि यह सब आसान नहीं था। चू जवाब देता है, अगर तुम्हारा घमंड बीच में ना आता तो शायद ये थोड़ा आसान हो सकता था। वो अपने चश्मे उतारता है, आंसू पोंछता है और कहता है, मुझे यकीन है कि तुमने इसे मजाक समझा होगा क्योंकि तुम वैसे ही इंसान हो।
तो क्या तुम्हें पहले से पता था? प्रोटैगनिस्ट धीरे से जवाब देता है, हाँ, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम। फिर से मिलने की उम्मीद में चिलू भारी मन से चलता रहता है। वो अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से बंद करता है और टेक एक हल्की राहत महसूस करता है क्योंकि उसने आखिरकार सच कह दिया। इसी दौरान चिलू सड़क पर चलते हुए वैसे ही धार्मिक प्रदर्शनों को देखता है जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखे थे। वो खुद को दोष देने लगता है, मैंने सब कुछ पहले से जानते हुए भी असफलता को नहीं रोका। उसे अफसोस होता है कि उसने इस दूसरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी उसे याद आता है, दुनिया के खत्म होने के बाद मैं फिर से अतीत में लौट पाऊंगा। इस उम्मीद के साथ वो फिर से एक और मौका मिलने की आशा करता है। देखने के बाद एक बार फिर अपनी पसंदीदा ड्रिंक खरीदता है और घर लौटता है। वो सेहत की कामना करता है और राम दूसरी बार पृथ्वी से टकरा जाता है। फिर किलो जागता है। एक बार फिर वो 10 साल के अपने बचपन में लौट चुका था। जैसे ही वो कैलेंडर चेक करता है, उसे पता चलता है कि इस बार वो पहली बार से अलग तारीख पर वापस आया है। अब वो पहले से 2 महीने और पीछे लौट चुका था। इसका मतलब था कि वो हर बार एक ही समय पर नहीं लौटेगा। कुछ दिन बाद किलो स्कूल जाता है, लेकिन वो बाकी छात्रों से अलग थलग रहता है। यूरा टीचर नोटिस करती है कि लड़का अपने किताबों में बहुत ध्यान लगाए हुए है। उसे ये देखकर अच्छा लगता है। अपने बीते जीवन की यादों में झांकते हुए किलो महसूस करता है कि वो एक गैर जिम्मेदार खगोल शास्त्री था। इसी बीच टीचर यूरा उसे पढ़ाई करते हुए देखती है, लेकिन उसे बिना दोस्तों के देखकर बुरा भी लगता है। दूसरी तरफ तेयू अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नजर किलो पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। इस बीच किलो कोशिश करता है कि अपने पिछले जीवन में जो सीखा था उसे याद करे, लेकिन अफसोस उसे एस्ट्रोनॉमी की ज्यादा जानकारी याद नहीं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि रॉकेट इंजन के बारे में भी उसे फिर से जीरो से सीखना पड़ेगा। किलो को एहसास होता है कि उसने एस्टेरॉयड के बारे में 3 साल पहले चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद उसने इसे रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया। वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, खासकर इसलिए कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तेयू के कंधों पर थी, जबकि वह खुद कुछ नहीं कर पाया। इसी पल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है और एक समाधान खोजने की कोशिश करता है जो एस्टेरॉयड की दिशा बदल सके। तभी अचानक एक आवाज आती है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है? किलो चौंक जाता है। तेयू उसके सामने खड़ा होता है। वो जवाब देता है कि वो अभी कन्वर्जन फॉर्मूलाज याद कर रहा है। तेयू कहता है कि अगर वो लगातार अभ्यास करेगा तो ये अपने आप आसान हो जाएगा। तेयू कहता है कि अगर टेक्नोलॉजी को समझा जाए तो बिना याद किए भी फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट इसका विरोध करना चाहता है, लेकिन जानता है कि इससे उसका समय ही बर्बाद होगा, इसलिए वो इस बहस को यहीं छोड़ देता है। तेयू का मूड अचानक बदल जाता है जब वो प्रोटैगनिस्ट की डेस्क पर कुछ कॉलेज लेवल की किताबें देखता है। किलो उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे, जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। 1 महीने बाद सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है और छात्र कैफेटेरिया की ओर बढ़ते हैं और प्रोटैगनिस्ट भी निकलने की तैयारी करता है। तभी उसे ताइकू की तारीफें सुनाई देती है। लोग उसकी प्रोफेशनल मूनक्राफ्ट टीम में शामिल होने के लिए प्रशंसा कर रहे होते हैं। किलो सुनता है कि उसका साथी ये शेखी बघार रहा है कि उसे कई प्रोफेशनल टीमों से ऑफर मिले हैं। फिलहाल तेयू सिर्फ एक इंटर्न है, लेकिन उसका इरादा भविष्य में टीम का कैप्टन बनने का है। कुछ मिनट बाद जब तेयू के दोस्त वहां से चले जाते हैं तो प्रोटैगनिस्ट उससे मिलने जाता है। वो पूछता है कि क्या उसने नहीं कहा था कि उसका सपना रॉकेट लॉन्च करना था। तेयू जवाब देता है कि अब उसका सपना बदल चुका है। कुछ समय बाद छात्र कक्षा में वापस आते हैं और टीचर उन्हें बताते हैं कि आज वे केमिकल रिएक्शन में मास्टरी के बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। तेयू इस विषय को सुनकर ऊब महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट को ये नया तेयू पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अब भी उतना ही गैर जिम्मेदार है जितना पहले था। क्लास खत्म होने के बाद चिऊ सोचता रहता है कि वह इस बार तेयू पर भरोसा नहीं करेगा। इस जीवन में वह अकेले ही उस एस्टेरॉयड को रोकने का फैसला करता है। 20 साल भी है, रॉकेट टेस्ट रूम में बदल जाता है। एक आवाज इंजीनियर्स को अपनी पोजीशन पर लौटने की चेतावनी देती है, क्योंकि इंजन इग्निशन टेस्ट शुरू होने वाला है। प्रोफेशनल्स वापस आते हैं और टेस्ट शुरू करने के लिए हरी झंडी देते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। एक सुनहरे बालों वाली लड़की गहरी सांस लेती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि यह काम करेगा। फिर वह प्रोटैगनिस्ट को लीडर कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वह इंजन चालू कर सकती है। किलो जवाब देता है हाँ। लड़की आगे देखती है और काउंटडाउन शुरू करती है।
जैसे ही वह आखिरी संख्या तक पहुंचती है, जैसे ही आखिरी सेकंड गिना जाता है, वह इग्निशन चालू करने के लिए कहती है। टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। सभी इंजीनियर्स खुशी से जश्न मनाते हैं। लड़की भी खुश होती है, लेकिन नोटिस करती है कि प्रोटैगोनिस्ट के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह पूछती है, क्या तुम इस रिजल्ट से खुश नहीं हो? किलू जवाब देता है, मैं खुश हूं। महिला कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुशी से झूम उठती। आखिर तुम्हारा रॉकेट इंजन अभी अभी मंगल ग्रह पर एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च हुआ है। प्रोटैगोनिस्ट शांत स्वर में जवाब देता है, अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया है, अभी बहुत काम बाकी है। यहां तक कि इस टेस्ट को भी और सुधारने की जरूरत है। टेस्ट को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए इसे कुछ और बार दोहराना होगा। महिला शिकायत करती है कि किलू हमेशा भविष्य के काम के बारे में सोचता रहता है और आज की सफलता का जश्न तक नहीं मना रहा। वह हंसते हुए पूछती है, क्या तुम अभी से मंगल पर एक्सप्लोरेशन प्लान के बारे में सोच रहे हो? लड़की बस टेस्ट के बाद थोड़ा आराम चाहती थी, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट पूरी गंभीरता से जवाब देता है कि उसने पहले ही अपने एक्सप्लोरेशन प्लान को लागू करने का इरादा बना लिया है और इसके लिए जरूरी स्पेसिफिकेशंस की भी रिक्वेस्ट कर दी है। चियोसी जितना संभव हो उतना समय बचाना चाहता है ताकि X1 रामा के डिटेक्ट होने से पहले फील्ड टेस्ट कर सके। उसी समय वह उठता है और लड़की को ऑड्री कहकर पुकारता है। फिर वह उससे कहता है कि आज के रिजल्ट्स मार्स एक्सप्लोरेशन कमेटी को भेज दे। ऑड्री कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट बिना पीछे देखे टेस्ट रूम से बाहर निकल जाता है। वह उदास हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि जब टेस्ट सफल होगा तो वह किलू के साथ एक म्यूजिकल देखने जाएगी, लेकिन वह तो सिर्फ काम के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसे टिकट देने का मौका भी नहीं मिला। इसी बीच च्यू टेस्ट बेस से बाहर निकलता है और मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे टेस्ट की सफलता पर बधाई देता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। स्मोफ बॉस ने पूरे इंजन डेवलपमेंट को बिगाड़ दिया। अगर उसकी वजह से देरी न होती तो इंजन का विकास 1 साल पहले ही पूरा हो जाता। वह एक लालची और अयोग्य बॉस की तरह है। उसी समय स्माइल लव प्रोटैगोनिस्ट से रुकने के लिए कहता है ताकि वह एक कॉल कर सके। कोसू पूछता है कि क्या मामला बहुत जरूरी है, क्योंकि वह अब और रुकना नहीं चाहता। बॉस जवाब देता है कि यह थोड़ा महत्वपूर्ण है, शायद एक एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के काफी करीब से गुजर सकता है। यह सुनकर प्रोटैगोनिस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि इस बार वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल गया था, इससे पहले कि वह उन्हें बता पाता। कोसू तुरंत पूछता है कि क्या पहले से ही कोई टीम बनाई जा रही है। बॉस जवाब देता है हाँ, और फिर प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि इसे कौन लीड करेगा। स्मोफ थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि उसने चार्लोट को चुना है क्योंकि वह पहले से ही क्षुद्र ड्रोइड्स पर काम कर रही है। इस जवाब के बाद वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बॉस को पता है कि प्रोटैगोनिस्ट इस मिशन को लीड करना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि चार्लोट इस काम के लिए सबसे सही इंसान है क्योंकि वह इस क्षेत्र की विशेषण है। फिर वह कहता है कि प्रोटैगोनिस्ट टेस्ट बी बेस पर अपना काम जारी रख सकता है। कशु बॉस से गुजारिश करता है कि वह उसकी बात सुने। कहती है कि टास्क फोर्स टीम को एक इंजन विशेष जी की भी जरूरत होगी। लड़का कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और मिलोव से उन्हें देखने का अनुरोध करता है। रिसर्च के अनुसार कम से कम 7 क्षुद्रग्रस्त ऐसे हैं जो कभी भी रामा से टकरा सकते हैं। कुछ समय बाद सीन बदलता है और टास्क फोर्स टीम पर फोकस होता है। वे उन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं जो राम या पृथ्वी से टकरा सकते हैं। चार्लोट साफ कर देती है कि उसे इस समस्या का हल निकालने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। प्रोटैगोनिस्ट को पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। चार्लोट आगे कहती है कि उसके पास पहले से ही एक योजना है। क्षुद्रग्रह को मिसाइलों से मोड़ने की योजना बना रही है या नहीं, इस पर सवाल उठाता है। महिला बताती है कि हाँ, यही उसका प्लान है और जोड़ती है कि यह सबसे सुरक्षित और किफायती समाधान है। हालांकि प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि एक न्यूक्लियर इंपैक्ट पर्याप्त नहीं होगा। चार्लोट पूछती है कि फिर उसकी योजना क्या है। किलू कहता है कि अब सबसे उचित उपाय यह होगा कि रामा की सतह पर थर्मोन्यूक्लियर प्रोपल्शन इंजन लगाए जाएं और उसे पृथ्वी से दूर धकेला जाए। चार्लोट मानती है कि यह योजना बेहतर है, लेकिन इसकी लागत बहुत अधिक होगी और सभी स्थानों पर थर्मोन्यूक्लियर इंजन लगाना मुश्किल होगा। रॉकेट्स। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि उसने सुना है कि टास्क फोर्स को बहुत सारे संसाधन मिले हैं। चार्लोट जवाब देती है कि फिर भी रखरखाव की लागत एक बड़ी समस्या है।
कोसू पूछता है कि क्या जब पूरी मानवता खतरे में है तब भी वह वास्तव में रखरखाव की लागत की चिंता कर रही है। महिला गुस्सा होने लगती है और प्रोटागोनिस्ट पर अतिशयोक्ति करने का आरोप लगाती है, लेकिन वह अपनी थ्योरी का बचाव करता रहता है। इस पर चार्लोट जोर से कहती है कि उसे थर्मोन्यूक्लियर इंजन की जरूरत नहीं है, बल्कि वह मिसाइलों का उपयोग करेगी। ऑड्री देखती है कि महिला उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती और पूछती है कि क्या शुरू से ही उसने थर्मोन्यूक्लियर इंजनों को एक समाधान नहीं माना था। चार्लोट जवाब देती है कि उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन मौजूदा स्थिति में इस योजना पर अमल करना असंभव है। प्रोटागोनिस्ट अपना सिर झुका लेता है, ये महसूस करते हुए कि चार्लोट सही कह रही है, लेकिन उसे यह भी पता है कि मिसाइलें कभी भी समाधान नहीं हो सकती। अगर वह कहता है कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है तो लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए उसे कोई और योजना सोचनी होगी। उसी समय चार्लोट टीम की ओर पीठ कर लेती है और कहती है कि फैसला, क्योंकि वह यहाँ क्षुद्र ग्रहों की विशेषज्ञ है, इसलिए निर्णय उसी का होगा। वह यह भी कहती है कि उसने प्रोटागोनिस्ट और ऑड्री को योजनाएं बनाने के लिए नहीं बुलाया, वे सिर्फ इंजनों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ हैं। च्यू दूसरी बार कुछ न कर पाने की बेबसी महसूस करता है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय चार्लोट पूछती है कि क्या प्रोटागोनिस्ट को कोई आपत्ति है। वह चुप रहता है। इस बीच महिला केवल यही सोच रही होती है कि उसने उसे इस बैठक में सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बॉस स्मोव ने कहा था। चूंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, चार्लोट बैठक समाप्त कर देती है और अपनी टीम के साथ जाने का फैसला करती है। ऑड्री उसे रुकने के लिए कहती है। आखिरकार प्रोटागोनिस्ट हिम्मत जुटाकर कहता है कि राम क्षुद्रग्रह पट्टी की ओर नहीं जा रहा है। वह जमीन पर कागज गिराते हुए कहता है कि राम अपनी दिशा बदलने वाला है और उसका अंतिम गंतव्य पृथ्वी होगा। कोसू के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सच बोलने का जोखिम उठाया। वे कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते हैं। चार्लोट खामोशी तोड़ते हुए पूछती है कि क्या उसके पास अपने दावे का कोई सबूत है। च्यू महिला की ओर देखता है और वह बार बार यही दोहराती है। कोई सबूत नहीं होने की बात मान लेता है और चार्लोट नफरत भरे स्वर में पूछती है कि क्या उसे लगता है कि हर कोई उसकी बातों पर भरोसा करेगा। वह कोसू पर ध्यान आकर्षित करने का आरोप लगाने लगती है, जबकि वहां मौजूद सभी लोग पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चार्लोट उसे अपने अहंकार पर काबू रखने के लिए कहती है। इसके बाद वह प्रोटागोनिस्ट को आदेश देती है कि वह दोबारा कभी टास्क फोर्स की बैठक के पास न आए। ऑड्री ये सब देखकर घबरा जाती है। वह प्रोटागोनिस्ट को लेकर चिंतित होती है और जब उसकी ओर देखती है तो महसूस करती है कि वह कांप रहा है। किलू ने, वैज्ञानिक ने उनसे संपर्क किया। ऑड्री अभी भी चिंतित है, लेकिन च्यू को अब भी लोगों को मनाने की कोशिश करनी है कि रामा एक खतरा है। वह बस इस उलझन में है कि यह कैसे किया जाए। शायद कयामत की बात करना ही काफी होगा। थोड़ी देर बाद उसी दिन प्रोटागोनिस्ट एक बार में जाकर पीने का फैसला करता है ताकि कुछ घंटे पहले जो हुआ उसे भूल सके। उसी वक्त एक आदमी उसे एक मैगजीन कार्ड पकड़ाता है और खुद को ओलिवर टाउनएंड के रूप में परिचित कराता है। वह एक मैगजीन का रिपोर्टर है। ओलिवर बताता है कि उसे प्रोटागोनिस्ट की तरफ से कॉल आया था ताकि वे इस बार में मिल सकें। वह यह भी साफ कर देता है कि उसकी मैगजीन कोई वैज्ञानिक मैगजीन नहीं है, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर एक वैज्ञानिक ने उससे संपर्क क्यों किया। डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य ने उसे यहां बुलाया था। कोसू पूरा शराब खत्म कर देता है और जवाब देता है कि ओलिवर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ वह बताएगा उसमें पूरी दुनिया दिलचस्पी लेगी। कुछ दिन बाद प्रोटागोनिस्ट के चेहरे पर कुछ मैगजीन फेंकी जाती है। कोई चिल्लाकर पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। कोसू ने उस इंटरव्यू के बाद कुछ सुर्खियां बटोरी, जहां उसने कहा कि पृथ्वी को एस्टेरॉयड रामा नाम की चीज से खतरा है। मैगजीन में यह भी लिखा था कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य से आया है। स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रोटागोनिस्ट ने बार बार कहा कि अगर वे कुछ नहीं करते तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। दुर्भाग्यवश वह मैगजीन चीफ स्मोफ तक पहुंच गई और वह प्रोटागोनिस्ट की बातों से नाराज हो गया। स्मोफ ने उस पर पागल होने और स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की कई आंतरिक जानकारियां लीक करने का आरोप लगाया। प्रोटागोनिस्ट माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्मोफ कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। बाकी कर्मचारी बाहर से बॉस की तेज आवाज सुन रहे होते हैं। कमरे में कोसू अपनी चीजें समेटने लगता है क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।
उसी समय अड्री गुस्से में कमरे में घुसती है और प्रोटागोनिस्ट से पूछती है कि क्या रिपोर्टर ने उसकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। वह पक्के तौर पर मानती है कि मैगजी ने संगठन की छवि खराब करने के लिए यह सब बकवास लिखी है। किलू उसकी ओर देखता है और जवाब देता है कि खुद ही गलत तरीके से पेश नहीं किया गया। वह स्वीकार करता है कि उसने इंटरव्यू यह जानते हुए दिया कि आर्टिकल्स में क्या छपेगा। अड्री हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। च्यू उसकी ओर पीठ मोड़कर दूसरी दिशा में चलने लगता है और वह उसके पीछे दौड़ती है। अड्री उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है। एमसी जवाब देता है कि अब वो अपने खाली समय का फायदा उठाकर दुनिया को राम के खतरे के बारे में बताएगा। अड्री को यकीन नहीं होता कि वो फिर से इंटरव्यू देगा। एमसी कहता है कि उसका अदा ही करने का है। वो उसे याद दिलाती है कि संगठन उस पर कर सकता है। एमसी जवाब देता है कि ऐसा होने की संभावना है। लड़की उदासी से उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकती है। एमसी लिफ्ट में घुसते हुए जवाब देता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। सीन कुछ दिन बाद बदल जाता है जहां एक लड़की खतरे के बारे में बात करना चाहता है। एवलिन थोड़ा चौंकती है और पूछती है कि फिर वो क्या बताने आए हैं। एमसी सीधा जवाब देता है, एस्टेरॉयड राम का खतरा। पूरे स्टूडियो में हलचल मच जाती है। दर्शक फुसफुसाने लगते हैं लेकिन एमसी गंभीर बना रहता है। एवलिन हंसते हुए पूछती है, तो क्या आप कह रहे हैं कि दुनिया खतरे में है? एमसी सिर हिलाता है और कहता है, अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो हाँ। इंटरव्यू जारी रहता है। दर्शकों के लिए एमसी की बात समझना मुश्किल हो जाता है। एवलिन हंसते हुए कहती है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी गणनाओं के आधार पर हम सभी खतरे में हैं? एमसी गंभीरता से जवाब देता है, हाँ, और अगर जल्दी भी कुछ नहीं किया गया तो यह टकराव तय है। स्टूडियो में हलचल बढ़ जाती है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं जबकि कुछ हंसने लगते हैं। एवलिन मजाकिया लहजे में पूछती है, तो स्पेस एजेंसी ने आपको क्यों नहीं सुना? एमसी शांत रहते हुए जवाब देता है, क्योंकि सच सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है जब तक कि खतरा उनके सिर पर ना जाए। कोई ठोस सबूत है जिसे यह साबित हो कि राम पृथ्वी की ओर आ रहा है। एमसी चुप हो जाता है। वह जानता है कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे वह सबके सामने पेश कर सके। वैज्ञानिक जोर देकर कहता है, अगर आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप महज अटकलें लगा रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद लोग वैज्ञानिक की बात पर सहमत होते दिखते हैं। एमसी गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अगर वह भविष्य में देख चुका न होता तो शायद वह भी इस बात को मानने से इनकार कर देता। लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडियो से बाहर निकलता है लेकिन उसके कदम भारी लगते हैं। कैमरामैन और एवलिन अब भी उसकी बातों पर हंस रहे हैं। एवलिन कहती है, अगर ये सच में किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो हैरानी की बात है। कैमरामैन सिर हिलाते हुए जोड़ता है, इसकी बातें समझ से बाहर थी। इसे साइंटिस्ट नहीं, साइंस फिक्शन राइटर होना चाहिए था। एमसी बिना कुछ कहे बाहर निकल आता है। वह जानता है कि ये लोग उसकी बातों को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन उसने जो देखा है वह झूठ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि वह दुनिया को कैसे यकीन दिलाए। एमसी थकान से चूर पार्किंग लॉट में पहुंचता है। वह कार में बैठ जाता है, ये जानते हुए कि वह एक बार फिर लोगों को राम के खतरे के बारे में चेतावनी देने में असफल रहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। अचानक उसका मोबाइल बजने लगता है। एमसी बिना देखे ही कॉल कट कर देता है, ये सोचकर कि शायद स्मिलोव का कोई आदमी होगा। वह फोन को पीछे की सीट पर फेंक देता है, बिना ये जाने कि वास्तव में कॉल अड्री की थी। तभी उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ती है जो कार के चारों ओर खड़े थे। उनमें से एक गार्ड उसका फोन उठा लेता है और कहता है, स्मिलोव तुमसे कुछ बात करना चाहता है। एमसी मजबूरी में अपने पुराने बॉस स्मिलोव की गालियां सुनता है। स्मिलोव कहता है कि वह सच में पागल हो चुका है और टीवी पर बार बार वही बकवास दोहरा रहा है। वह एमसी पर केस करने की धमकी देने ही वाला होता है कि तभी एमसी उसे बीच में रोकते हुए कहता है, राम ने पहले ही अपना रास्ता बदल लिया है, बेहतर होगा कि तुम इस पर ध्यान दो। एमसी आगे जोड़ता है कि मिसाइल्स काम नहीं करेंगी, सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम ही समाधान है। स्मिलोव को गुस्सा आ जाता है कि एमसी फिर वही बात दोहरा रहा है, लेकिन एमसी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह जोर देकर कहता है, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी संसाधन प्रोपल्शन सिस्टम के डेवलपमेंट में लगाओ। स्मिलोव गुस्से में जवाब देता है कि वह इस बकवास से थक चुका है और साफ कर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन एमसी पर केस करेगी। एमसी अपने पास बचे आखिरी सेकंड्स का इस्तेमाल करके उन्हें बताने की कोशिश करता है कि एस्ट्रॉइड से निपटने के लिए क्या करना होगा, लेकिन स्मिलोव गुस्से में फोन काट देता है और उसे दूर फेंक देता है। वह गुस्से से लाल हो जाता है और कंपनी के कंप्यूटर पर एमसी की एक तस्वीर को घूरते हुए सोचता है, आखिर एक बेवकूफ को किसी एस्ट्रॉइड के रास्ते के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है।
तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। स्मिलोव झुंझलाकर अपने कर्मचारी को गाली देता है और कहता है कि वह कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहता। उल्टा सीधा बोल रहे स्मिलोव अचानक चुप हो जाता है जब एक आदमी उसके पीछे आकर कहता है कि वह भी इसी विषय पर बात करने आया है। स्मिलोव तुरंत अपनी आवाज धीमी कर लेता है जब उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल डेनियल है। प्रिंसिपल उसकी कोई सफाई सुने बिना सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि रामा की अंतिम वर्बिट का कैलकुलेशन पूरा हो चुका है और हाँ, रामा सच में पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ घंटे बाद स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और सभी कर्मचारी हैरानी से नए मेहमान को देखते हैं। सिर्फ ऑड्री के चेहरे पर खुशी झलकती है। एमसी अंदर आता है और सबसे अभिवादन करता है। पृथ्वी की दिशा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद प्रेस टूथविल स्पेस सेंटर के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। रिपोर्टर बताता है कि स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि रात 10 बजे रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। कई जिज्ञासु लोग पहले से ही साइट पर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम एटलस रखा गया है और इसे एमसी लीड कर रहा है। इसका लक्ष्य कुल 33 रॉकेट लॉन्च करना और उन्हें क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतारना है। रॉकेट्स अपनी गति का उपयोग करके रामा को पृथ्वी की दिशा से दूर धकेलेंगे। पूछता है कि 3 अलग अलग लॉन्च क्यों किए जा रहे हैं बजाय सभी रॉकेट एक साथ लॉन्च करने के। रिपोर्टर जवाब देता है कि रामा की विकृत और लंबी आकृति डिस्टोर्टेड एंड इलोंगेटेड शेप की वजह से ऐसा किया जा रहा है। प्रत्येक रॉकेट एक विशेष लैंडिंग मैकेनिज्म का उपयोग करेगा जिससे वे क्षुद्र ग्रह के विभिन्न बिंदुओं पर उतर सकें। आज डेफ रॉकेट लॉन्च होंगे लेकिन इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाकी 3 रॉकेट तब लॉन्च करेगा जब वे पूरी तरह तैयार होंगे। अगला लॉन्च 3 हफ्तों में होगा और अंतिम लॉन्च 6 हफ्तों में किया जाएगा। तकनीक की सराहना करता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार पहले रॉकेट को लॉन्च करने का समय आ जाता है। बेस पर काउंटडाउन शुरू होता है। इंजीनियर्स रॉकेट को लॉन्च करते हैं जबकि विशेष जिन इसकी उड़ान को मॉनिटर करते हैं। इंजन पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रहे हैं और रॉकेट सफलतापूर्वक पृथ्वी से निकल जाता है। एमसी और ऑड्री कैमरों के जरिए यात्रा पर नजर रखते हैं। अगले दिन ऑड्री जश्न मनाती है कि सभी डेफ रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन एमसी के पास बात करने का समय नहीं है। वह किसी से फोन पर कहता है कि कुथविलेम रॉकेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। L3 या N1 वाल्व में कोई समस्या है, इसलिए एमसी इंजीनियर से कहता है कि दोनों वाल्व को बदल दिया जाए। रॉकेट को अगले लॉन्च के लिए पूरी तरह परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। इंजीनियर को यह एक छोटी सी बात लगती गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? अगर कोई गलती हुई तो रॉकेट वातावरण में ही फट जाएगा और तबाही मच जाएगी। इंजीनियर बहस करने की कोशिश करता है लेकिन एमसी का सब्र टूट जाता है और वह उसे नौकरी से निकाल देता है। अब एमसी को एहसास होता है कि ताकि की इन तथाकथित विशेषज्ञों के बारे में कही गई बात सच थी। शायद यह होता। अगर उसका दोस्त यहां होता तो शायद चीजें बेहतर होती। एमसी को अपनी पिछली जिंदगी में हुई उनकी आखिरी बहस याद आती है और वह तय करता है कि वह यह सब अकेले करेगा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में खड़ी ऑड्री पर पड़ती है। वह पूछता है, कुछ हुआ क्या? ऑड्री का मूड पहले से ही बदल चुका होता है। वह सिर्फ इतना कहती है कि 10 रॉकेट्स का लॉन्च सफल रहा। हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता है, अच्छी बात है, और घड़ी की ओर देखते हुए पूछता है, कुछ और? ऑड्री धीमे से कहती है, नहीं। फिर एमसी उसे उसके काम के लिए धन्यवाद देता है और कहता है, एमसी कहता है कि वो जा सकती है। तभी ऑड्री का फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। ऑड्री उदास नजरों से देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। 3 हफ्ते बाद दूसरा लॉन्च होता है। एमसी और ऑड्री कैमरों पर नजरें गड़ाए हुए हैं जबकि डायरेक्टर की नजरें एमसी पर टिकी हुई हैं। टीम को सूचना मिलती है कि लैंडिंग सफल रही। अब प्रोपल्शन सिस्टम डेट को अपनी जगह पर सेट किया जाएगा। ड्रिलिंग शुरू करने का आदेश दिया जाता है। एमसी का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और ऑड्री ये देख लेती है। वह कहती है, मिशन अच्छे से चल रहा है, शायद ये। ऑड्री कहती है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। एमसी जवाब देता है कि यह जरूरी नहीं है। लड़की समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा हो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो समस्या हो जाएगी। लेकिन एमसी लाइव स्ट्रीम को घूरता रहता है और कहता है कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। इसी बीच आखिरी प्रोजेक्टाइल भी एस्टेरॉयड पर फिक्स कर दिया जाता है।
अड्री खुशी से एमसी को गले लगा लेती है। बाकी कर्मचारी भी जश्न में उछल पड़ते हैं। आखिरकार एमसी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अब बस प्रोपल्शन सिस्टम को एक्टिवेट करना बाकी था। तभी बुरी खबर आती है। कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं कि एटलस आर्डेन में एक गंभीर गलती हो गई है। उस जगह की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी उम्मीद से ज्यादा है। एमसी तुरंत पूछता है, क्या दूसरे प्रोपल्शन सिस्टम्स की लैंडिंग साइट्स के पास भी ऐसा कोई इलाका है? इंजीनियर जवाब देता है, नहीं, ऐसी समस्या सिर्फ एटलस आर्डेन के साथ हो रही है। ऑड्री ट्रांसमिशन को गौर से देखती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं है कि हम एटलस को वापस खींचकर किसी और जगह लैंड कर सकते हैं। अगर जरा भी चूके तो ये फिसल कर गिर सकता है। समस्या की असली वजह यह थी कि रॉकेट एस्टेरॉयड रामा की सतह के एक बहुत ही ढलान भरे हिस्से पर लैंड कर गया था। एमसी की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आ गई। सिग्नल लॉस्ट हो गया। इंजीनियरों ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। एमसी चिंतित होकर पूछता है, अब क्या हुआ? लेकिन कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, कोई बताएगा भी या नहीं, क्या हुआ? आखिरकार एक कर्मचारी कांपती आवाज में जवाब देता है, हमने 3 रॉकेट्स का सिग्नल खो दिया, आर्डेन, RSIG-5, और जमीन उनके नीचे से धंस गई है। अड्री अविश्वास में पूछती है, क्या हमने 3 रॉकेट्स खो दिए? एमसी के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की थी। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी अड्री की घबराई हुई आवाज, और फिर उसकी दुनिया काली पड़ गई। कई घंटे बीत गए। एमसी को धीरे धीरे होश आने लगा। सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो अड्री का था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सब लोग एमसी के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। स्मूव गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये पागल है, ये सब इसकी गलती है। बाकी कर्मचारी भी उसकी बात से सहमत होते हुए सिर हिलाने लगते हैं। एमसी अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सारी जिम्मेदारी उसी पर डाली जा रही है। हमने कभी इसे मानना ही नहीं चाहिए था। एक और इंजीनियर बड़बड़ाया और परेशान हो गई। ये वही नहीं था जो वह चाहती थी, बस बहुत हुआ। तभी डायरेक्टर डेनियल कमरे में घुसते हैं। उनकी आवाज सख्त और गूंजती हुई थी, सभी चुप हो जाओ। एमसी को डायरेक्टर डेनियल की बात सुनकर झटका लगता है। डेनियल गंभीर स्वर में कहता है, एटलस प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। एमसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। डायरेक्टर बाकी कर्मचारियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, यह निराशाजनक है, लेकिन मैंने पहले ही ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी। एमसी हैरानी से पूछता है, तो अब क्या होगा? डायरेक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम पब्लिक को यह नहीं बताएंगे कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। एमसी का दिमाग घूम जाता है। क्या? लेकिन क्यों? डायरेक्टर ठंडे लहजे में जवाब देता है, अगर जनता को पता चला कि एटलस फेल हो गया तो अफरा तफरी मच जाएगी। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे एवाक्यूएशन प्लान में रुकावट डाले। एमसी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एवाक्यूएशन प्लान? डायरेक्टर डेनियल ठंडे स्वर में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि पूरी मानवता की किस्मत तुम्हारे हाथों में थी? एमसी सिर झुकाए खड़ा रहता है। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर प्लान बी क्या है? धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने खुलने लगती है। उसे एहसास होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने इंजन टेस्ट्स को फंड करने से इनकार किया था तो असली वजह पैसों की कमी नहीं थी। असली वजह थी एवाक्यूएशन प्लान, जिस पर पहले से ही काम चल रहा था। डायरेक्टर आगे बढ़कर कहता है, अब जब एटलस प्लान फेल हो चुका है तो हमें प्लान बी पर फोकस करना होगा। एमसी की सांसें तेज हो जाती हैं। मतलब अब तुम पूरी दुनिया को बचाने की जगह कुछ लोगों को निकालकर खुद को बचाने वाले हो? डायरेक्टर बिना किसी झिझक के जवाब देता है, हम वही कर रहे हैं जो जरूरी है। डायरेक्टर डेनियल गंभीर स्वर में कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान के हाथों में यह प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाकी सभी कर्मचारी हैरानी से देखते हैं क्योंकि एमसी को नोआहा प्रोजेक्ट का लीडर चुन लिया गया है। कुछ हफ्ते बाद सीन बदलता है फोर्ट डेविड स्पेस बेस पर। यहां नोआहा प्रोजेक्ट के अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने स्पेसशिप को तैयार करना शुरू कर दिया है। एमसी बिना किसी प्रतिक्रिया के इस प्लान बी को देख रहा होता है। अड्री, जो पहले से ही मिशन के लिए तैयार स्पेस सूट में है, उसकी ओर देखती है और पूछती है, क्या तुम सच में इसे अपनाने वाले हो? एमसी धीरे से जवाब देता है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। एड्री झुंझलाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एटलस प्रोजेक्ट और नोआहा प्रोजेक्ट दोनों ही तुम्हारी वजह से संभव हो पाए। एमसी शांत स्वर में कहता है,
तुम वहां रहोगी, बाकी वैज्ञानिक भी होंगे, इसलिए यह कामयाब होगा। असल में एमसी अंदर ही अंदर इस बात से परेशान है कि उसका प्लान फेल हो गया। अचानक ऑड्री गुस्से में उसे झूठा कहती है। वो चिल्लाती है, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा अकेले काम करने की कोशिश करते हो। फिर वो सवाल करती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतना अच्छा कि वो उनके साथ स्पेस में नहीं जाना चाहती? वो फैसला करती है कि वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि प्लान का लीडर जाने से मना कर देता है। ऑड्री उपकरण जमीन पर फेंक देती है, जबकि चू उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो नहीं जाएगी तो कोई भी जहाज के इंजन को मैनेज नहीं कर पाएगा। ऑड्री चिल्लाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना काफी होता है कि नायक उसका हाथ पकड़ता है और वो रोने लगती है। ऑड्री कहती है कि वो एटलस की असफलता के लिए उसे खुद को दोषी मानते हुए देखने से थक चुकी है। उसके साथ कई सालों तक काम किया है और कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से हार मान रहा हो। वो गहरी सांस लेती है और कन्फेस करती है कि वो हार नहीं मान रहा। दरअसल उसके पास पीछे रहने का एक कारण है। लड़की पूछती है कि वो क्या है और वो चुप रहता है। ऑड्री अपने आंसू नहीं रोक पाती और पूछती है कि क्यों वो अकेली है जो इस सब के बारे में दुखी है। उस पल उसे कॉल आता है कि उसे अब तुरंत जहाज पर चढ़ना होगा। किलू उसे देखता है और वादा करता है कि वो फिर से उससे मिलेगा। ऑड्री पूछती है कि क्या वो ये तब करने का इरादा रखता है जब सभी को नष्ट कर दिया जाएगा। नायक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वे एक दिन फिर मिलेंगे। ऑड्री समझ जाती है कि ये एक विदाई है, तो आखिरी बातचीत में वह नायक से कहती है कि अगले जीवन में उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद ऑड्री जहाज में चढ़ती है और उड़ान भरती है। कुछ समय बाद चू फैसला करता है कि उसका अंत इस बार एक सार्वजनिक चौक में होगा। वह सोडिन खोलता है और तीसरी बार मौके को अलविदा कहता है। एस्टेरॉयड तीसरी बार पृथ्वी से टकराता है और सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता है। कुछ पल बाद नायक अपनी आंखें खोलता और पाता है वह फिर से अपने अतीत में खुद को पाता है। बाहर उसकी मां उसे उठाने के लिए कहती है क्योंकि स्कूल का समय करीब है। कुछ साल बाद किलू देखता है कि छात्र अपने स्कूल ब्रेक के दौरान मस्ती कर रहे हैं। उसे समझ में आता है कि एस्टेरॉयड का पता जल्दी लगाना या उसके मार्ग का सही अनुमान लगाना तबाही को नहीं रोकेगा। इंजन तकनीकी में सुधार भी इस बार कोई फर्क नहीं डालेगा। इस बार नायक पहले से ज्यादा खोया हुआ महसूस करता है, क्योंकि पिछली बार उसने कुछ अलग किया था और वह असफल हो गया था। कोसु पहले ही हंसी खा चुका है कि वह किसी दबाव में ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उस पल में ऑड्री की छवि उसके दिमाग में उभरती है। लड़की के आखिरी लम्हे में उसने उसे कहा था कि अगर वे फिर से मिलें तो उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। अचानक नायक अपने विचारों से एक आवाज से बाहर खींच लिया जाता है जो पूछती है कि क्या वह तकनीकी पढ़ाई नहीं कर रहा है। किलू चौंक जाता है और समझ है कि तेऊ गुस्से में है। लड़का बार बार पूछता है कि क्या उसने तकनीकी पढ़ाई छोड़ दी। नायक अकादमिक किताबों की ओर देखता है और कहता है कि उसने हार मान ली है। उसे लगता है कि अब इंजन की पढ़ाई करना बेकार है। तेऊ विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन किलू वह कहता है कि उसने सच में हार मान ली है क्योंकि उसे अब रुचि नहीं रही। एक अजीब सी चुप्पी हवा में छा जाती है। नायक सोचता है कि क्या यह इतना स्पष्ट था कि वह झूठ बोल रहा था। तेऊ गुस्से में पूछता है कि क्या उसने किसी और की तकनीकी चुराई और अब सिर्फ इसलिए आधे रास्ते में छोड़ देगा क्योंकि उसे अब यह मजेदार नहीं लगती। किलू उलझन में पूछता है कि उसने अपनी तकनीकी कैसे चुराई। अगर तेऊ ने उस पर काम करना छोड़ दिया था क्योंकि वह प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहता था। लड़का बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन समझता है कि वह सच में गलत था। तेऊ फिर कुर्सी पर बैठता है और कहता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब है सबसे अच्छा। फिर वह अपनी ओर इशारा करता है और कहता है कि वह सबसे अच्छा है। नायक कहता है कि उसे इस तुलना के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। लड़का जवाब देता है कि इसका मतलब है कि वह सबसे अच्छा है। चूपू क्या ते उसे देखकर खतरा महसूस करता था। लड़का स्वीकार करता है कि यही बात है और नायक को चीजें समझने में देर करने का आरोप लगाता है। वह समझ आता है कि चू इतनी तेजी से तकनीकी पढ़ाई कर रहा था कि उसे लगा वह भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। तेऊ खाता है कि जब भी उसने नायक को देखा उसे एहसास हुआ कि वह उसके सामने था। वह सब कुछ बन रहा था जो उसने कभी सपना देखा था। तेऊ ने नायक की कई छवियां अपने दिमाग में बनाई। जहां वह पूरी तरह से निर्दयी था, किलू उन सब बातों का सारांश निकालता है और निराश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें अपने सपने को छोड़ दिया क्योंकि वह कभी भी दूसरे सबसे अच्छे बनने पर संतुष्ट नहीं होगा। यही कारण था कि लड़के ने प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का फैसला किया था। तेऊ को यकीन था कि वह उस क्षेत्र में सबसे अच्छा बनेगा। लड़का अपनी रीजनिंग की पुष्टि करता है। यह भी नायक को यह समझने में मदद करता है कि बात उसका कक्षा का साथी इंजन के बारे में पढ़ाई वापस शुरू करेगा।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार मान ली। आईक्यू जवाब देता है कि वह इंजन बनाने के बारे में सोचना मिस करता है। नायक अपना सिर निराशा में झुका लेता है, सोचते हुए कि यह लड़का कितना मूर्ख है। ताकू अपनी जीत की जश्न मनाना जारी रखता है। चू कहता है कि वह इस मामले को उसे छोड़ देगा। तभी अचानक दोनों को एक महिला की चीख सुनाई देती है। एक लाल बालों वाली लड़की अपनी कर्ज चुकाने के लिए और समय मांगती है, लेकिन काली बालों वाली लड़की कहती है कि उसने पर्याप्त समय दिया है। फिर वह उस लड़की से कहती है कि वह भागना बंद करे और अपना पैसा वापस कर दे। नायक काली बालों वाली लड़की को यूमी गोंग के रूप में पहचानता है। फिर दृश्य अतीत में बदल जाता है, जब शिक्षक ने नए सेमेस्टर के पहले दिन का स्वागत किया और फिर यूमी को अपनी पहचान कराने के लिए कहा। यूमी सीधे और स्पष्ट रूप से कहती है कि उसका सपना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। उसके पास पहले से कुछ निवेश है और वह कर्ज भी लेती है, तो वह सभी छात्रों को चेतावनी देती है कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत हो तो बस उससे बात करें। 5% ब्याज प्रति महीने। लड़की ये स्पष्ट करती है कि अगर वे समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो वह किसी भी हाल में उनका पैसा वसूल कर लेगी। इस बयान ने सभी छात्रों को चौंका दिया। शिक्षक जल्दी से प्रस्तुति खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूमी आगे बढ़ती है। वह ब्लैक बोर्ड पर जाकर बताती है कि एक लोन स्टेटमेंट कैसे काम करता है। शिक्षक कहते हैं कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहते हैं। उसी दिन नायक ने यूमी के अस्तित्व को जाना और यह भी सीखा कि स्कूल के सभी लोग उसे अप्रिय। कुछ अफवाहें थीं कि उसने कर्जदारों को अपनी सेवा में काम करने के लिए मजबूर किया था, जबकि दूसरों का कहना था कि उसने लोगों पर मुकदमा कर दिया था जिन्होंने कर्ज चुकाया नहीं। लेकिन यूमी के बारे में एक अफवाह थी जो सभी को डराती थी। कहा जाता था कि वह कर्जदारों को निशान बना देती थी और उनके क्रेडिट रेटिंग को उनके पूरे जीवन के लिए खराब कर देती थी। दृश्य वर्तमान समय में वापस आता है और छात्र उन लड़कियों के पास जाते हैं जो झगड़ रही है। लाल बालों वाली लड़की का नाम सैमी है और ऐसा लगता है कि उसे यूमी को पैसे चुकाने के लिए कुछ और दिन चाहिए। छात्र उसे सलाह देते हैं कि उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि यूमी मौत सभी के सामने अच्छा नहीं दिखता। सैमी बस अपना पीठ मोड़कर चली जाती है, ये मानते हुए कि यूमी के बारे में जो अफवाहें थी वो झूठी है। आखिरकार यूमी भी एक नाबालिग छात्रा है, तो यह हास्यास्पद था कि वह सच में उनके साथ उस तरह से सजा कर सकती थी जैसा उसने कहा था। ऐसा लगता है कि सैमी सही थी, क्योंकि जब सभी लोग चले जाते हैं तो यूमी सिर झुकाकर उदास हो जाती है। नायक ने भी सोचा था कि वे अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई थी। आखिरकार कक्षा में चियो और तेऊ को कमरे की सफाई करने और गणित का होमवर्क शिक्षक के कमरे में ले जाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन तेऊ ने। नायक सब कुछ खुद हल करता है। तभी जब वह नीचे जाता है, उसे किसी की चीख सुनाई देती है जो कह रहा है कि वह इस बकवास का भुगतान करेगा। यूमी सैमी से कहती है कि उसके पास भी कर्ज है और वह उस दिन को बिना निपटाए नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा उसने वादा किया था कि वह पूरे कर्ज को एक बार में चुका देगी। नायक दीवार के पीछे छिप जाता है। शोर सुनकर उसे उस कॉरिडोर का उपयोग करना है जो शिक्षक के कमरे तक जाता है, लेकिन वह लड़कियों के पास से नहीं गुजरना चाहता, इसलिए वह इसे तब तक छोड़ने का निर्णय लेता है जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। यूमी लाल बालों वाली लड़की पर चिल्लाती है, जो इस पूरे स्मेह से जानने के लिए देख रही थी कि वह असल में कौन है। सैमी जवाब देती है कि वह तो हमेशा उसकी व्यक्तित्व के बारे में गलत थी। सैमी की दोस्तें कहने लगती है कि वे इस लड़ाई से थक चुकी है। लड़की इसका फायदा उठाती है कि उसकी दोस्तें वहां हैं और वह ड्रामा बनाने का फैसला करती है। वह रोने लगती है और पूछती है कि क्या यूमी ने कभी उसे अपनी दोस्त के रूप में सोचा था। लड़कियां सैमी का स्वागत करने लगती है। यूमी उन लड़कियों को बिना किसी भावना के देखती है और कहती है कि उनकी दोस्त है। अपनी यूमी वादा करती है और फिर सैमी से कहती है कि वह रोने का नाटक करना बंद करे और अपना पैसा वापस करे। यह उसकी आखिरी विनती है। सैमी आंसू पोंछते हुए पूछती है कि क्या यह आखिरी चेतावनी है, क्योंकि वह अपने माता पिता को बुलाने का इरादा रखती है। यूमी इशारा करती है कि वह सिर्फ उसे मुकदमा करेगी। लड़की चौंकते हुए उठती है और चिल्लाती है कि क्या वह सच में ऐसा करेगी। यूमी वो अनुबंध दिखाती है जो उन्होंने किया था और कहती है कि समय खत्म हो चुका है। सैमी विश्वास नहीं कर पाती कि लड़की ऐसा करेगी। यूमी कहती है कि उसने सच में अपने माता पिता को बुलाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि माता पिता उसे सैमी के प्रति वही रवैया रखना चाहिए। यही कारण है कि मुकदमा करना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। सैमी इन शब्दों पर विश्वास नहीं कर पाती और यूमी पर आरोप लगाती है कि वह उसके माता पिता का अपमान कर रही है।
काली बालों वाली लड़की कहती है कि वह बस अपना पैसा वापस चाहती है। उसी पल सैमी अपना हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। नायक लड़ाई को देखता है लेकिन छिपने से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। यूमी ठंडेपन से कहती है कि लड़की उसे जितनी बार चाहे चेहरे पर मार सकती है, बस ये तैयार रहे कि उसका क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। आखिरकार वह उसे सिर्फ हमला करने की रिपोर्ट कर सकती है और सैमी को उसकी सस्पेंशन मिलेगी। अकादमिक रिकॉर्ड। लाल बालों वाली लड़की समझ जाती है कि यूमी सच में उसे छोड़ देगी, लेकिन इस कहानी में उसे नुकसान होगा, इसलिए वह अपना हाथ नीचे कर लेती है और चिल्लाती है कि वह पैसे दे देगी। फिर वह पूछती है कि क्या उसकी दोस्तें कुछ पैसे उधार दे सकती है। लड़कियां सहमत हो जाती हैं और सैमी यूमी के चेहरे पर पैसे फेंक देती है। वह कहती है कि इसके बाद वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती जो उनके साथ चल रही थी। सैमी अपनी दोस्तियों के साथ हॉलवे छोड़ देती है। आखिरकार पैसे चुकाने के बाद यूमी गहरी सांस लेती है और जमीन पर पड़े सभी नोट्स इकट्ठा करना शुरू कर देती है। एक हवा गुजरती है, कुछ बिल लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर लड़की पैसे लेने का काम जारी रखती है और नायक को छिपे हुए पाती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हैं। ऐसा लगता है कि लड़की कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर उसने चुप रहने का फैसला किया। वह उसे अगली बार थोड़ा ज्यादा दोस्ताना बनने की सलाह देती है, क्योंकि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसे समस्याएं हो सकती है। यूमी पूछती है कि इसका उसे क्या लेना देना है और नायक जवाब देता है कि कुछ नहीं, लेकिन यह दृश्य देखना परेशानी का कारण है। यूमी कहती है कि वह बस अपनी तरीके से काम कर रही है। वह यह भी जोड़ती है कि उसे पता है कि नायक समझ नहीं पाता कि वह हर पल अपने आप को किताबों में क्यों खोए रखता है। लड़की ये साफ कर देती है कि वह केवल उन लोगों से सलाह स्वीकार करती है जिनके पास सामाजिक कौशल है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसी पल जब वह उसकी सलाह को नकार देती है, नायक को एड्री का एक त्वरित ख्याल आता है, जहां वह कहती है कि वह उसकी मदद करने को तैयार है और वह उसकी मदद को नकार देता है। किलू सोचता है, यह महिला कौन है जो हमेशा मेरे दिमाग में आती रहती है। इस बार लड़का अपने पिछले जीवन से ज्यादा जानकारी के बिना समय में वापस चला गया, इसलिए वह अगले दिन सैमी अपनी और यूमी के साथ हुई मुलाकात को थोड़ा बदल देती है। जो कक्षा के साथ ही उसकी कहानी सुनते हैं वे डर जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यूमी ने सच में उसे अपने माता पिता पर मुकदमा करने की धमकी दी थी। सैमी जवाब देती है कि हाँ, और कहती है कि उसकी दोस्ते ने सब कुछ देखा। माही और गियान उस कहानी की पुष्टि करते हैं। लड़की हमेशा की तरह अपना ड्रामा करती है और यूमी को कमरे के कोने से सुनाई देती है। सभी लोग उसके बारे में फुसफुसाते हैं। लड़कियां फिर से उन अफवाहों को लाती हैं कि यूमी कर्जदारों को काम करने के लिए मजबूर करती है और बहुत ऊंचा भुगतान करती है। यूमी खड़ी होती है और फिर लड़कियों की ओर देखती है। फिर वह कमरे से बाहर जाने का फैसला करती है। सैमी की दोस्तें टिप्पणी करती है कि यूमी गुस्से में है, जबकि असल में वह खुद गलत है। नायक अपना सिर नीचे किए हुए लड़कियों का मजाक सुनता है। उसी पल अतीत की एक और याद उसके दिमाग में घुस जाती है। कोसू को उन कर्मचारियों की यादें आती है जो उसके ऊपर हंसी उड़ाते थे और उसे पागल कहते थे। लड़का ठीक से समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह इन लोगों को याद नहीं करता, लेकिन वह जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। कमरे से बाहर निकलता है और यूमी को ढूंढता है। लड़की लिफ्ट के पास रो रही होती है। वह नायक को पास आते देखती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह उसके लिए दुखी हो, लेकिन अगर वह उसे सांत्वना देना चाहता है तो वह पैसे देने की पेशकश कर सकती है। नायक जवाब देता है कि वह उसे सांत्वना देने के लिए नहीं आया है। लड़की उसकी तरफ मुड़ती है, जैसे वह जवाब का इंतजार कर रही हो। नायक कहता है कि वह उसके समस्या का हल पेश करने आया है। वह तुरंत सवाल करती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कोसू के पास अभी तक अपने पिछले जीवन की सारी यादें नहीं हैं, लेकिन फ्लैशबैक से यह देखा जा सकता है कि वह झूठी अफवाहों का शिकार था, इसलिए वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो सहा है, लेकिन वह जानता है कि वह उसे ये नहीं कह सकता। उसी पल नायक झूठ बोलता है और कहता है कि वह मदद कर रहा है, क्योंकि जब कमरे का माहौल ऐसा होता है तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। इस जवाब से लड़की हंसी में फट पड़ती है और वह अपना चेहरा मोड़ लेती है। अपनी हंसी को रोक नहीं पाती। नायक चौंक जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लड़की को हंसी आती है। यूमी गहरी सांस लेती है और पूछती है कि हल क्या होगा। चियो जवाब देना शुरू करता है। अगले दिन घंटी बजती है और छात्र कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। किलू सामने देखता है और यूमी अपने हाथ से ओके साइन बनाती है। उसी पल दोनों का योजना शुरू होती है। नायक लड़की के पास जाता है और जोर से पूछता है कि क्या वह अभी भी पैसे उधार देती है।
छात्र उन्हें देख रहे होते हैं जैसे वे बातचीत का पालन कर रहे हों। यूमी खुशी खुशी जवाब देती है कि वह उसे पैसे उधार दे सकती है और पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए। चियो इंटरनेट कैफे जाने के लिए 2000 की मांग करता है और वादा करता है कि वह कल वापस कर देगा। अचानक यूमी हंसने लगती है और पूछती है, क्या तुम सच में सिर्फ 2001 ही मांग रहे हो? नायक पूछता है कि क्या वह छोटे छोटे कर्ज देती है और लड़की जवाब देती है, हाँ, ताकि ये 1.1 से भी ज्यादा हो। यूमी एक अनुबंध निकालती है और कहती है कि इसमें 1.5% ब्याज प्रति माह लगेगा। चियो जल्दी से कागज पर साइन कर देता है। फिर सीन वापस पहले दिन पर जाता है, जब नायक ने यूमी के साथ एक योजना बनानी शुरू की थी ताकि वह उसकी प्रतिष्ठा में मदद कर सके। योजना चियो से एक साधारण कर्ज लेने से शुरू होती है। उसी पल यूमी ऊंचे आवाज में कहती है कि उसने आज एक और ग्राहक प्राप्त किया है। फिर वह कहती है कि वह बाथरूम जा रही है। लड़कियां उसकी आंखों के साथ उसका पीछा करती हैं और जल्द ही कोसू के पास आती हैं। सैमी पूछती है वह क्यों ऐसा कर रहा है और फिर कहती है कि यूमी खतरनाक है। यूमी दरवाजे के पीछे छुपी हुई है और लड़कियां उसके बारे में बात करते हुए उसे सुन रही है। नायक पूछता है कि लड़कियों ने कौन सी अफवाहें सुनी है। सैमी बताती है कि उसने सुना है कि यूमी उन लोगों को भेजती है जो समय पर कर्ज नहीं चुकाते, और अगर वे कर्ज नहीं चुका सकते तो वह कपड़े और सामान भी स्वीकार करती है। लड़की कई अफवाहें बताती है जो उसने सुनी थी और कहती है कि अब वह यूमी पर भरोसा नहीं करती। फिर वह नायक से कहती है कि वह सतर्क रहे। नायक जवाब देता है कि उसे समझ में आ गया है, लेकिन पूछता है कि क्या कर्ज को समय पर चुकाना ज्यादा आसान नहीं होगा। सैमी जवाब देती है कि फिर भी उसे लगता है कि यूमी में कुछ गलत है। आखिरकार वह बुरे लोगों के साथ घूमती है। नायक पूछता है कि क्या सैमी ने यूमी को इन लोगों के साथ देखा है या बस अफवाहें सुनी है। सैमी घबराते हुए जवाब देती है कि उसने खुद ये नहीं देखा। तभी जांग बातचीत में शामिल होता है और कहता है कि सैमी ने यह सब अपनी एक दोस्त से सुना था जो यूमी के साथ प्राथमिक स्कूल में पढ़ी थी। सैमी झिझकते हुए सहमत हो जाती है। नायक को एक अच्छा मौका मिलता है। नायक सैमी से पूछता है कि उसकी प्राथमिक स्कूल की दोस्त कौन है। तीनों चुप हो जाते हैं, ये नहीं जानते कि क्या जवाब दें। सैमी हड़बड़ाते हुए कहती है कि वह उस दोस्त का नाम याद नहीं करती। फिर वह नहीं समझ पाती कि नायक इतने सवाल क्यों पूछ रहा है और पूछती है कि वह यूमी का इतना बचाव क्यों कर रहा है। किलू जवाब देता है कि वह यूमी का बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि उसने यूमी के बारे में अलग अलग अफवाहें सुनी हैं। सैमी जल्दी से पूछती है कि वे अफवाहें क्या हैं। नायक का योजना शुरू से ही यूमी के बारे में अफवाहें फैलाने का था। जैसे बाकी लोग पहले से ही करते हैं, यूमी उसे डरती थी कि वह उसके बारे में बुरी बातें बना सकता है, जैसे सभी अन्य लोग करते हैं। उसी पल वह सैमी को यह भी बताती है कि उसने यूमी के बारे में सुना था कि वह एक बहुत अच्छी इंसान है जब तक पैसे शामिल न हो। सच तो यह है कि लड़की इतने सारे कर्ज देती है कि उसे डर होता है कि वह कुछ भी वापस नहीं पाएगी, इसलिए वह चिंतित रहती है और अपना हक मांगती है। लेकिन अगर पैसे का मामला न हो तो वह एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती है। सैमी हैरान होकर पूछती है कि उसने ये अफवाहें कहां से सुनी। नायक जवाब देता है कि वह याद नहीं करता। फिर लड़की सैमी से पूछती है कि क्या वह सच में चाहती है कि वह किसी चीज पर विश्वास करे जब उसे यह भी याद नहीं कि यह अफवाहें किसने बताई थी। यही जवाब था जिसे किलू ने शुरुआत में ही उम्मीद की थी। योजना के दौरान उसने यूमी को बताया था कि वह सैमी की कहानी में छेद छोड़ देगा ताकि यूमी सही समय पर यह जान सके कि कब प्रवेश करना है। नायक योजना के अनुसार चलता है और उसी पल यूमी कमरे में प्रवेश करती है। वह पूछती है कि सैमी को उसकी अफवाहों पर विश्वास क्यों करना चाहिए जब उसे यह भी याद नहीं कि ये बातें किसने बताई थी। सैमी चौंक जाती है, जबकि नायक वह भी इसे सब खुद देखा है। यूमी फिर सैमी से कहती है कि अगर वह अपनी प्राथमिक स्कूल की दोस्त को लाकर अफवाहों के बारे में बताने को कहे तो वह विश्वास करने में आसानी से यकीन कर सकती है, लेकिन अगर वह अपनी दोस्त को याद नहीं कर सकती तो किलू की अफवाहों पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। सैमी समझ जाती है कि यूमी सही कह रही है। उसी पल बाकी छात्र ये टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि सच में जो कुछ भी उन्होंने सुना था वह सिर्फ अफवाहें थी। अब तक तो इनमें से कोई भी बात सच नहीं निकली। अचानक किसी ने शोर मचाया और सवाल किया कि क्या यह सैमी थी जिसने ये सब गढ़ा था। लाल बालों वाली लड़की निराश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उसने कुछ मामलों को खुद देखा है, यहाँ तक कि उसके माता पिता को यूमी द्वारा धमकी दी गई थी। वह अपनी दोस्तों की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि वे इस सब को सच साबित करेंगे। लड़कियां हकलाते हुए ये पुष्टि करती है कि वे वहां थीं।
सैमी यूमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके पास गवाह है और अब वह क्या करेगी। यूमी जवाब देती है कि उसने सच में ऐसा किया था और वह अपनी गलतियों को मानती है, जबकि सैमी अफवाहें फैलाती जा रही है। हालांकि वह जानती है कि वे झूठी है। उसी पल यूमी जोंग से पूछती है कि क्या वह उन अफवाहों को याद करती है कि उसने परीक्षा में धोखा दिया था। मिन भी पसीने में भीगते हुए वह समझाती है कि उसने क्लास के पैसों से स्नीकर्स नहीं खरीदी। उस पल यूमी कहती है कि सारी अफवाहें फैलाने वाली सैमी थी। पूरी क्लास लड़की की तरफ देखती है और सैमी घबराकर पूछती है कि क्या यूमी के पास कोई गवाह या सबूत है। मिनी स्वीकार करती है कि उसे याद है सैमी को यह कहते हुए सुना था कि जोंग ने परीक्षा में धोखा दिया था। जोंग भी बोलने का निर्णय लेता है और कहता है कि उसने भी सैमी को यह आरोप लगाते हुए सुना था कि मनहे ने क्लास के ऑपरेटरिंग खर्च से स्नीकर्स खरीदी थी। अंत में उसके दोस्तों ने उसकी सारी करतूतों को बेनकाब कर दिया। पिछले कुछ सालों में सैमी ने जो अफवाहें फैलाई थी वह अब सबके सामने आ चुकी है और वह मानती है कि उसने सच में बहुत झूठ बोला। लेकिन यह भी सच है कि यूमी ने उसके माता पिता का अपमान किया था। वह रोने लगती है, यह साबित करने की कोशिश करते हुए कि वह पीड़िता है। यूमी मानती है कि उसने अपने माता पिता के बारे में बहुत कुछ कह दिया था और वह इस भ्रम के बीच यह स्वीकार करती है कि वह सैमी को इतनी दूर तक नहीं जाती अगर सैमी ने अपने कर्ज समय पर चुका दिए होते। लाल बालों वाली लड़की जब पहली बार यूमी को भावनाओं के साथ देखती है तो वह घबरा कर चुप हो जाती है। सच यह है कि यूमी ने अपनी ड्रामा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और कहा कि वह बहुत दुखी है। आंखों के आंसू और फिर से खुद को संभालते हुए वह मुस्कुराती है। छात्र यूमी के पास जाते हैं और उसे समर्थन देते हैं, ये कहते हुए कि सैमी ने कर्ज लिया था, ये जानते हुए भी कि वह कभी उसे चुकाएगी नहीं। इसलिए उसने झूठी अफवाहें फैलाई थी ताकि यूमी को गलत साबित किया जा सके। सैमी इन आरोपों को सहन नहीं कर पाई और कमरे से बाहर भाग गई। नायक नहीं चाहता था कि सब कुछ इस तरह खत्म हो, लेकिन वह जानता था कि वह लड़की सभी के लिए समस्याएं खड़ी कर चुकी थी और कई झूठी कहानियां बना चुकी थी, तो अंत में उसे वही मिला जो वह डिजर्व करती थी। यूमी को बाकी छात्रों द्वारा स्वागत किया जाता है। वह आंसू पोंछती है और गलत समझा था क्योंकि यूमी अब उसे एक अलग ही तरीके से दिखाई दे रही थी। वह उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह भी लोगों को तोहफे देने में माहिर है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं और नायक को ऐसा महसूस होता है कि उसने यूमी को पहले के अनुभवों और अफवाहों के आधार पर गलत समझ लिया था। वह सोचता है कि शायद उसने उसे किसी और से जोड़ दिया था जो अब उसे भ्रमित कर रहा था। नायक के मन में यह सवाल उठता है कि क्या उसने अब तक सही किया है या नहीं, और क्या उसके पूर्व के अनुभवों और यादों ने उसे सच्चाई से दूर किया था। कोसु भी महसूस करता है कि इस बार दुनिया को बचाने का प्लान बनाने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन कम से कम उसने एक नया दोस्त जरूर बनाया, जो कि पिछले जीवन में वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। नायक को लगता है कि वह असल में एस्टेरॉयड को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने सोचा कि जो समय उसके पास है उसे लोगों की मदद करने में लगाना चाहिए। वह ड्रिंक की कैन खोलता है और कहता है, एक टोस्ट करें। यूमी सहमति देती है और फिर दोनों पीने लगते हैं। नायक अचानक एक बात याद करता है और पूछता है, तुमने सारे सैमी द्वारा फैलाए गए अफवाहों के बारे में? नायक पूछता है क्योंकि वे यूमी को यह साबित करने के लिए एक प्लान बनाने पर सहमत हुए थे कि वह बुरी लड़की नहीं है। लड़की जवाब देती है कि उसने इसके बारे में सोचा था, लेकिन वह चाहती थी कि सैमी को उस दर्द का एहसास हो जो उसने सहा है। वह यह भी कहती है कि उसने नायक की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया, जो एक आदर्श छात्र के रूप में मानी जाती है, ताकि वह अन्य छात्रों का ध्यान खींच सके। किलू चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह एक आदर्श छात्र लगता है। यूमी जवाब देती है, हाँ, लेकिन वह अभी भी बहुत अकेला है। लड़की जोड़ती है कि उसकी नजर में नायक एक ऐसा किताबों का पाठक है जिसके पास केवल ताकू ही उसका सिर्फ दोस्त, तो इसका मतलब है कि वह एक अकेला आदर्श छात्र है। यूमी ये भी कहती है कि अतीत में वह सैमी के साथ लंबे समय तक दोस्त रही थी और जानती थी कि लड़की को झूठ बोलने की आदत है, इसलिए यह ज्यादा समय नहीं लिया कि यह पता चले कि वो सभी अफवाहें सैमी ने ही फैलाई थी। नायक हैरान हो जाता है और लड़की कहती है कि वह नहीं सोचती थी कि उसे इतना अच्छा प्लान मिलेगा। सच तो यह है कि जब वह आया और कहा कि उसके पास एक हल है, तो उसे उसका चेहरा पंच करने का मन कर रहा था। किलू विश्वास नहीं कर पाता कि वह यह सुन रहा है। वह सोचता है कि सभी लोग इस स्थिति को उससे कहीं बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, जबकि वह अपनी चौथी जिंदगी जी रहा है। यूमी कहती है कि उसके पास इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का एक और कारण था।